मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। पौधे एवं उनका भोजन, पौधे एवं उनका भोजन, इसके हम जो हैं लेसन नंबर 3 आपका चल रहा था, जिसका नाम है पौधे एवं उनका भोजन। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं परजीवी पोषण, विषमपोषी पोषण। इससे पहले स्वपोषी पोषण आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। स्वपोषी पोषण अब है विषमपोषी। विषमपोषी में 4 प्रकार के आपको पहली वीडियो में बता दिए थे कि फर्स्ट परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। तो अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये किस प्रकार से जो है पेड़ पौधों के अंदर होता है, या परजीवी पोषण पौधे किस प्रकार करते हैं। परजीवी अपना भोजन दूसरे प्राणियों से प्राप्त करके जीवित रहते हैं, अर्थात ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते बच्चों, दूसरे जीव ही या दूसरे पौधों से ही अपनी पोषण क्रिया करते हैं। परजीवी परपोषी से लाभ प्राप्त करना तथा उसे हानि पहुंचाना चाहता है। परजीवी परपोषी से लाभ प्राप्त करना और उसे हानि पहुंचाना चाहता है। परजीवी प्राणियों को प्राश्रवी तथा जिन पर वे निर्भर रहते हैं वे परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। परजीवी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। परजीवी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं कि वे परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि अपने लिए तो लाभ ले लेते हैं, किंतु दूसरे पौधों को हानि पहुंचा देते हैं। नंबर 1 है बच्चों अमरबेल। अमरबेल पूर्णतः परजीवी है। अमरबेल पूर्णतः परजीवी है। जो आपने देखा होगा पेड़ों पर ये पीले रंग की एक बेल सी दिखाई देती है, जो पूरे पौधे से पोषक पदार्थों को अवशोषित करती रहती है और जीवन पर्यंत करती रहती है। तो दूसरे पौधे को तो हानि पहुंचती है, किंतु अपने को लाभ मिलता है। यह सामान्यतः सुनहरी पीले रंग की पत्ती रहित, पत्ती भी नहीं होती, इसमें जड़ भी नहीं होती, और ये पौधे से लिपटी हुई रहती है। जड़ रहित आरोही पौधा होता है। आरोही का मतलब जो पौधे दूसरे पौधे के तने से लिपटे हुए रहते हैं, जिसे डोडर भी कहा जाता है। इसे स्वर्णलता भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होती। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर हम दूसरे पौधे पर डाल देंगे, वहाँ भी ये कंप्लीट पौधे को ढक लेती है, पूरे पौधे पर छा जाती है। ये जड़ जैसी संरचनाएं जिन्हें चूसक कहते हैं, इससे पालन करने वाले पौधे से अपना भोजन चूसते हैं या अपना भोजन अवशोषित करते हैं। इनमें ना जड़ होता है बच्चों, ना पत्तियां होती हैं, किंतु ये फिर भी जिस पौधे पर रहती हैं उसी से अपना भोजन चूसते रहते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। नंबर 2 है विस्कम। विस्कम एक पत्तियों वाला सदाबहार पौधा है। यह अल्प परजीवी का एक उदाहरण है। यह अपना भोजन स्वयं बना सकता है, किंतु तरल भोजन जैसे जल और खनिज पालन करने वाले पौधे से अपनी विशेष संरचनाओं, जिन्हें चूसक कहते हैं, के द्वारा चूसते रहते हैं। ये अपना भोजन तो बना सकता है, किंतु कुछ तरल जो भोजन है जैसे जल है, कार्बन, खनिज पदार्थ हैं, इनको ये दूसरे पौधे से ही, जिस पौधे पर ये रहते हैं उस पौधे से ही चूसने का काम करते हैं। अनेक कीड़े, बैक्टीरिया और फफूंदी जो पौधों और जंतुओं के शरीर पर उगते हैं और उसमें भोजन चूसकर परजीवी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, परजीवी उनमें होने वाले रोगों का कारण भी बनते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड इत्यादि पर या रोटी पर 2-3 दिन के बाद एक सफ़ेद सी रचना हमें दिखाई देती है, जिसको हम साधारण भाषा में फुई कह देते हैं, किंतु वो भी एक तरीके से फंगस होते हैं, कवक होते हैं। वो भी एक तरीके से पौधे होते हैं जो परपोषी की तरह उस स्थान से या उस जगह से अपना भोजन चूसते रहते हैं। इस तरह से ये दूसरे लोगों में या दूसरे जीवों में, दूसरे पेड़ पौधों में बीमारी फैलाने का कार्य भी करते हैं। विशेष जानकारी, चंदन की लकड़ी एक विषमपोषी पौधा है। यह पालन करने वाले पौधे की जड़ों पर अल्प परजीवी के रूप में उगता है। जो चंदन है, चंदन की लकड़ी आपने देखा बहुत फेमस लकड़ी होती है, किंतु यह भी विषमपोषी पौधा है और यह भी किसी पौधे की जड़ों पर ही उगता है। नंबर 2 है बच्चों मृतोपजीवी पोषण। पहला था परपोषी पोषण, अब है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी जो जीव होते हैं वो किस तरह अपने भोजन का अवशोषण करते हैं, किस तरह के अपने भोजन को लेने का कार्य करते हैं। मृतोपजीवी वे जीव हैं जो अपना भोजन मरे जीवों और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं।
या तो मरे हुए पौधों से या सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ ईस्ट, कुकुरमुत्ता आदि। वह पोषण जिसमें प्राणी भोजन को विलयन के रूप में मर्तोपजीव जीवों तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मर्तोपजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार के पोषण में सभी जीव मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको मर्तोपजीवी पोषण कहते हैं। ब्रेड की एक स्लाइस लेकर इसे कांच के एक प्लेट में रखकर गर्म तथा अंधेरे वाले भाग में रख दीजिए। 2 या 3 दिन बाद इसका निरीक्षण कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रेड को जो है 2-3 दिन किसी एक निश्चित स्थान पर, जहाँ पर हवा, वायु या नम ना पहुँचे, उस स्थान पर रख दीजिए। फिर आप देखते हैं कि उसमें रुई के समान हमें सफ़ेद रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं जो हैं कवक होती हैं, फंजाई होती हैं, जो उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और ये दूसरे जीवों को संक्रमित करने का, रोग फैलाने का कार्य भी करते हैं और धीरे धीरे वो खाद्य पदार्थ सड़ना और दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब वे कवक, फंजाई, चाहे कोई भी उसमें पौधा हो, वो सब ऐसे पौधे होते हैं जो मर्तोपजीवी पदार्थों पर ही उगते हैं। नंबर 3 है बच्चों सहजीवी पोषण। नंबर 3 क्या है? सहजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में 2 विभिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे से समान लाभ प्राप्त करने के लिए साथ साथ रहते हैं। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीवन व्यतीत करना, और इसमें 2 पौधे एक दूसरे को एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इस जीवन को क्या कहते हैं? सहजीवन। और ऐसे पौधों को सहजीवी पौधे और इस प्रकार के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शैवाल, लाइकेन नाम का एक शैवाल स्वपोषी होता है, अपना भोजन आप बना सकता है। और फफूंदी मर्तोपजीवी का मेल है। फफूंदी और शैवाल जब एक साथ होते हैं तो वो सहजीवन होता है। शैवाल फफूंदी को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है और फफूंदी शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है। इसलिए समझ लीजिए कि शैवाल को फफूंदी से भी फ़ायदा है और फफूंदी को शैवाल से फ़ायदा है। इसलिए इस जीवन को सहजीवन और ऐसे पौधों को सहजीवी पौधे कहते हैं। लाइकेन नीला हरा सतह वाला जो पौधा है जो चट्टानों और पेड़ों की छालों पर उगता है। फफूंदी जल और खनिज लवणों को सोखकर शैवाल को इसकी आपूर्ति करती है। बदले में शैवाल भोजन को संश्लेषित करता है तथा फफूंदी को इसकी आपूर्ति करता है। इस प्रकार की साझेदारी का जो संबंध है उसको हम सहजीविता कहलाता है। दूसरा सामान्य उदाहरण राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। ये अपना घर सेम की जड़ों के मूलरोम में बनाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, जो राइजोबियम लेग्यूमिनेसी, पूरा नाम क्या है बच्चों इसका? राइजोबियम लेग्यूमिनेसी। ये भी जितने भी हमारी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं या जो भी दाल युक्त जितने भी हमारे फसलें हैं उनकी जड़ों के अंदर ये पाया जाता है, जिससे राइजोबियम को रहने के लिए स्थान मिल जाता है बैक्टीरिया को, और पौधे को नाइट्रोजन मिलती है। पौधे को नाइट्रोजन मिलती है क्योंकि ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचकर या अवशोषित कराता रहता है और उसको पौधे को पहुंचाने का कार्य करता है। राइजोबियम में वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने की योग्यता होती है। जो अभी आपको बताया था कि ये जो राइजोबियम नामक पौधा है, राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, ये एक प्रकार से जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने की योग्यता रखता है, बदलने की पावर रखता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हरे पौधों के लिए पोषक होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, अर्थात मिट्टी में खाद की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पेज पर बच्चों नंबर 4 है कीटभक्षी पोषण। क्या है? कीटभक्षी पोषण। जंतु की तरह कुछ पौधे भी कीटों को खाते हैं। ऐसा नहीं है जंतु ही कीटों को खाते हैं, कुछ पौधे भी खाते हैं तथा कीटों को पकड़ने के लिए विशेष तरीके से विकसित होते हैं। ये पौधे हरे होते हैं और अल्प स्वपोषी और अल्प परपोषी होते हैं। ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ अधिक उर्वरता नहीं होती, अतः प्रकाश संश्लेषण में कीटों से प्राप्त पूरक भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं घटपर्णी, फ्लाईट्रैप, यूट्रिकुलेरिया तथा रेफलिसिया।
ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं जो कीटों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं और ये अधिकतर ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा उर्वरक नहीं होती। कीटों का भक्षण करके ही ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं। घटपर्णी का जो पौधा है, आप इसके चित्र को देख रहे हैं, घड़े के समान इसकी रचना हो जाती है और जैसे ही कोई कीट पतंग इसके ऊपर आकर के बैठता है, ये तुरंत जो है ये जो पत्तियां हैं ये बंद हो जाती हैं। जब कीट नहीं बैठता तो इनका मुंह खुले रहते हैं और जैसे ही कोई कीट पतंगा इनके आसपास आएगा तो ये तुरंत उसको अंदर बंद कर लेती हैं और धीरे धीरे उसका भक्षण कर लेती हैं। तो ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इस प्रकार के कीट पकड़ने वाले पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कीटभक्षी पौधों के अनुदाहरण हैं ब्लेडरवोर्ट, ड्रोसेरा आदि। जैसे ड्रोसेरा है, घटपर्णी है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सभी जो हैं कीटभक्षी पौधे हैं। ये अधिकतर ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और कीटों का भक्षण करके बच्चों ये एक तरीके से कीटों का भक्षण करने के द्वारा ये नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर है मिट्टी में पोषक तत्वों को स्थापित करना। मिट्टी में पोषक तत्वों को स्थापित करना। फसल के बीजों को मिट्टी में बोने से पहले किसान खेत को ठीक से तैयार करते हैं। वे इसे जोतते हैं, इसमें खाद मिलाते हैं और इसे समतल करते हैं। मिट्टी में खाद इसलिए मिलाया जाता है ताकि फसल अच्छी पैदा हो। पौधे अपनी वृद्धि के लिए मिट्टी से खनिज तथा पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। इस प्रकार इनकी मिट्टी में निरंतर कमी हो जाती है। यदि हमें अच्छे उत्पादन के लिए पौधों को अच्छे और स्वस्थ उगाना चाहते हैं तो हमें मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाने चाहिए। ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम लगातार खेतों के अंदर फसलें बोते रहेंगे तो लगातार उस तरीके के खाद्य पदार्थों की या पोषक तत्वों की या उर्वरक शक्ति हमारी मिट्टी की कम होती चली जाती है। इसलिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहे या ज़मीन की उर्वरक शक्ति ठीक बनी रहे तो उसमें हमें खाद और उर्वरक मिलाते रहने चाहिए और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्लेडरवोर्ट दलदली, ये विशेष जानकारी है। ब्लेडरवोर्ट दलदली स्थानों पर पाया जाने वाला सामान्य पौधा है जिसकी धागे के समान पत्तियां होती हैं जो ब्लेड के समान संरचना में बदल जाती हैं। सेकंड नंबर है पत्तियों में हरे पौधों के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ होते हैं जो पत्तियों को दूसरे रंग प्रदान करते हैं जैसे लाल, पीला इत्यादि। बच्चों ये लेसन आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ आपको वीडियो के साथ साथ बुक्स को पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप इसमें कुछ समझ सकते हैं। कल आपको भेजा जाएगा कि इस लेसन का सारांश और इसके क्वेश्चन आंसर। कल ये मैं आपको इस लेसन को कंप्लीट करा दूंगा। आप इसकी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और देखने के साथ साथ बुक्स को पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे ढंग से इस लेसन को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।